नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार सिविल्स ने आपको पूरे साल का बिहार करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। जी हाँ, पहले तो आप जाकर जनवरी से अक्टूबर 2021 तक का बिहार स्पेशल, बिल्कुल बिहार स्पेशल है, उस सेपरेट वीडियो बनाया गया है। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिहार करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो वो पूरा जनवरी से अक्टूबर तक पहले आप पूरा देखिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ तक बात रही नवंबर और दिसंबर के बिहार करंट अफेयर्स सेपरेट वीडियो का, तो वो मैं दिसंबर के लास्ट तक आपको लेकर चलाऊँगा, दोनों महीने का एक साथ। ठीक है, इस तरह से मैं जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीट आपको बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स सेपरेट वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में अब हमारा नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ डेली बिहार करंट अफेयर्स भी शुरू हो चुका है। तो अब क्या है कि डबल वैल्यू एडिशन, मतलब कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं कि वो वाला मैंने करंट बिहार में पढ़ा था, वो वाला मैं नेशनल में पढ़ा था, या फिर वो वाला हमने इंटरनेशनल में पढ़ा था। सबका लिंक करके मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में न रहे कि आप ई ऑप्शन में फिर कन्फ्यूज़ हो जाओ। ठीक है, तो ये डेली वीडियो फॉलो करते रहिए और बाकी जो चीज़ हमसे बनेगा वो मैं आपको प्रोवाइड बीच में करता रहूँगा। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पहला से शुरू करते हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर 11 स्पोर्ट्स स्कीम ऑफ बिहार। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बिहार की 11 खेल योजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृति की है। तो कितनी राशि को स्वीकृत की है, तो ये है 55 करोड़ रुपए। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस रकम का, इस अमाउंट से बिहार में 11 स्पोर्ट्स रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब स्पोर्ट्स रिलेटेड स्कीम्स में जैसे कहीं पे स्विमिंग पूल बनानी है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल बनानी है, और साथ में मल्टीपर्पस हॉल भी बनाए जाएंगे। तो वो वेरियस कॉलेजेस में बनाए जाएंगे, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में बनाए जाएंगे। और फिर बाहर भी, जैसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो है आरा है, उसमें मल्टीपर्पस हॉल है। फिर एथलेटिक्स ट्रैक और मल्टीपर्पस हॉल बनाए जाएंगे। कहाँ पे, तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो छपड़ा में है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी है, जैसे सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाएंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरह से जो भी स्पोर्ट्स पे जो योजनाएं हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिहार में, उन पे ये खर्च किए जाएंगे 55 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में नीतीश कुमार ने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नालंदा में ओपन करने की बात कही है। एक्चुअली में स्पोर्ट्स पॉलिसी भी यहाँ पे लाया गया है कि नालंदा में खोले जाएंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा जो नालंदा में ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच बिहारी IRS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नीति आयोग। जी हाँ, किस बिहारी IRS अधिकारी को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है, तो वो हैं जागृति सिंगला। जी हाँ लेडीज़, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जागृति सिंगला जो है ना, ये बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये एक IRS ऑफिसर हैं 2006 बैच के। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। और इनको यहाँ पे 5 सालों के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। साथ में नीति आयोग में एक और अपॉइंटमेंट हुआ है डेप्यूटी सेक्रेटरी का। जी हाँ, डेप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है नीति आयोग में अंशिका अरोड़ा को।
तो ये भी याद रख सकती हैं। अंशिका अरोरा 2010 बैच के IES ऑफिसर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर अंशिका अरोड़ा को 4 सालों के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नीति आयोग में। और नीति आयोग तो आप लोग जानते होंगे, नीति आयोग एक्चुअली में भारत का थिंक टैंक है, जो कि रिप्लेस करता है हमारा जो प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, 5 सालों के लिए जो प्लानिंग कमीशन लाया जाता था, वो उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, क्या नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 2015 में लाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक बात है चेयरपर्सन की, तो ऑलवेज देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं चेयरपर्सन नीति आयोग के। ये बात याद रखिएगा। जहाँ तक बात करें CEO का, अभी CEO कौन है, इसके ये ही सवाल आपसे जब भी पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा, क्योंकि चेयरपर्सन तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है। तो अभी हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत का वैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, अमिताभ कांत, लेकिन इनका 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अभी CEO हैं। और यहाँ पे वाइस चेयरमैन, जैसे चेयरमैन तो PM मोदी हैं, लेकिन एक वाइस चेयरमैन का भी पोस्ट है नीति आयोग में। ठीक है, ये कौन है? ये हैं राजीव कुमार। तो याद रखिएगा कि ये एक हमारा थिंक टैंक है। हम बहुत सारे डिसीजंस नीति आयोग लेता है। नीति आयोग ने बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह भी जारी करता है, तो काफ़ी खास है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नीति आयोग। सो नेक्स्ट है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, 3 दिसंबर यानी कि आज। तो इसका थीम बहुत ही बड़ा है, ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको लिख दिया है। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ये पूरा थीम है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में इतना बड़ा थीम पूछेगा नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, हु ऑन द मेंस बैलन डे और अवार्ड 2021। पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो बैलन डे और अवार्ड 2021 को किसने जीता? ये लियोनेल मेसी। जी हाँ, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। लियोनेल मेसी आपको पता होगा, ये एक बहुत ही जाने माने फुटबॉलर हैं। ठीक है, फुटबॉल ऑब्वियसली तो बैलन डे अवार्ड जो है वो फुटबॉल के लिए दिया जाता है, तो ये भी याद आपको रखनी है। अच्छा, यहाँ बोल रहा है मेंस वाला पोर्शन। ठीक है, मेंस बैलन डे अवार्ड 2021 किसने जीता? तो लियोनेल मेसी। यहीं पे अगर ये मेंस के जगह पे अगर यहाँ पे हम विमेंस लिख दें, ठीक है, विमेंस बैलन डे अवार्ड 2021, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्सिया पुटेलास। जी हाँ, अलेक्सिया पुटेलास, इन्होंने जीता है विमेंस बैलन डे अवार्ड 2021। एंड ऑब्वियसली बैलन डे अवार्ड एक काफ़ी जाना माना अवार्ड है फुटबॉल के फील्ड में, और ये एक एक्चुअली में फ्रेंच न्यूज़ मैगज़ीन देती है, जिसका नाम है इस मैगज़ीन का फ्रांस फुटबॉल। जी हाँ, फ्रांस फुटबॉल यही ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। और ये जो लियोनेल मेसी हैं, ये अब तक इसके साथ 7 बार ये अवार्ड ले चुके हैं, ये इनका 7वां बार था। और लियोनेल मेसी हैं वो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि देश हमेशा पूछता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है,
हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो ये जैसे ही अनाउंस हुआ कि ट्विटर के COO भी इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं, तो उसके बाद तो मतलब वायरल ही हो गया ये चीज़ें कि हर बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत का कब्ज़ा है। जी हाँ, हमने इसको फेसबुक पे भी आपके साथ शेयर किया था, फेसबुक पेज पे। तो पराग अग्रवाल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये बन गए हैं CEO। जैसे गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला। इसी तरह से अब ट्विटर के भी CEO बन गए हैं पराग अग्रवाल। और ये सब जो लोग हैं ये सब इंडियन ओरिजिन हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली ये अभी इंडिया में नहीं रहते हैं, इनकी सिटीजनशिप वगैरह भी दूसरे जगह पर हो सकती है, लेकिन ये इन सबका जन्म जो है इंडिया में हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बस अचानक से मतलब जीत लिया, अचानक से मतलब CEO सब बन गए। इंडियंस ने बहुत मेहनत करी है। जी हाँ, बहुत मेहनत। जैसे अब यही जो बने हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने ट्विटर को 2011 में ही ज्वाइन किया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद उनका थोड़ा प्रमोशन हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होते होते वो अभी ट्विटर के CEO ही बन गए। तो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों पे बिहार का टैलेंट, सॉरी भारत का टैलेंट भी है वहाँ पे विराजमान है, तो ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन। तो 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये 10-11 दिसंबर को शायद आयोजित किया जाना है 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाना है? ये भी गोवा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका भी थीम है, ये जो फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका भी थीम है, लेकिन बहुत ही बड़ा है। जैसे सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। ठीक है, ये इनका थीम है, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। पहली बार ये जो साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ना, 2015 में मनाया गया था, सब सेलिब्रेट किया गया था इस महोत्सव को, और वो भी न्यू दिल्ली में पहली बार। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कौन करा सकता है। वैसे तो देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको करा रही है, लेकिन जो नोडल एजेंसी है, मेन एजेंसी आप कह सकते हो, जो कि गोवा में ही बेस्ड है, वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। जी हाँ, ये नाम है नोडल एजेंसी का, जो मेन एजेंसी है जो इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज करा रही है, आयोजित करा रही है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर आता है। वैसे तो बहुत सारे मिलकर करा रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब है। फिर आप कह सकते हैं CSIR भी है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये सब मिलकर वैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, लेकिन जो मेन एजेंसी है इसका नोडल एजेंसी वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये ही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे होगे, कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि अच्छा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इस तरह का कुछ और भी हमने सुना था। तो देखिए मैं यहाँ पे आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। इंडिया इंटरनेशनल ये साइंस फेस्टिवल है। एक था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, ट्रेड ये व्यापार करने के लिए ये मेला था, जो कि न्यू दिल्ली में लगा था। जो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा था, और यहाँ पे ही
बिहार पवेलियन ने 6 गोल्ड मेडल जीता। ये था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर एक और देखिए, फिर एक था इंडिया इंटरनेशनल। देखिए सब थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी यहाँ पे। फिर था इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी हाँ, फिल्म फेस्टिवल ये है। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी गोवा में। जी हाँ, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी गोवा में और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी गोवा में, जहाँ पे आपको फोकस कंट्री में हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स देश हैं। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन थे? ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो पार्टनर स्टेट है वो कौन था? तो बिहार था पार्टनर स्टेट इसमें, ट्रेड वाला में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये ट्रेड वाला है, ट्रेड यानी व्यापार वाला। इसमें बिहार पार्टनर स्टेट था और जो फोकस स्टेट है वो था उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ही लगता है लोगों का, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ई ऑप्शन पे यहीं पे नज़र जाता है। जैसे ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, अरे इंडिया इंटरनेशनल से नाम से ऐसा है, तो फर्स्ट से आपका फोकस कहाँ जाएगा? ई ऑप्शन पे। अरे नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है, ये तो यहीं पे होना चाहिए, ये तो यहीं पे कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा इस पूरे सीरीज में। तो डेली फॉलो कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम रिपब्लिक रिसेंटली। जी हाँ, हाल फिलहाल में ही ये देश गणतंत्र हुआ है। हालांकि इसको इंडिपेंडेंस आज़ादी आज से 55 साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन ये गणतंत्र अब हुआ है, यानी कि अब ये खुद सारा का सारा कंट्रोल खुद ही करेगा। और ये देश है बारबाडोस। जी हाँ, बारबाडोस ये देश है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए बारबाडोस जो है ना, कॉलोनी थी ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स एम्पायर्स की। तो इसका जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो अब तक ब्रिटिशर्स ही देखते थे, यूके ही इसका फॉरेन पॉलिसी वगैरह चलाते थे। और बहुत सारा जो एलिज़ाबेथ जो रानी थी, ठीक है, ये एज अ राष्ट्रपति यहाँ पे वर्क होता था। इनका जो पोस्ट था, एलिज़ाबेथ रानी यूके की, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी थी एलिज़ाबेथ, इनका जो वर्क था एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर। जैसे हम लोगों के देश में प्रेसिडेंट, मैं एक तुलना करके बता रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत जो इनका काम था राष्ट्रपति की तरह ही था बारबाडोस में। और जो भी बाहर का जो भी फॉरेन पॉलिसी थी वो यूके ही बारबाडोस का संभालता था। लेकिन हाल फिलहाल में बारबाडोस ने आज़ादी की ये रिपब्लिक होने की मांग करी, धीरे धीरे आकर फाइनली 55 साल बाद बारबाडोस अब यूके से बिल्कुल आज़ाद हो गया। अब वो क्या है कि गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। ठीक है, तो ये बारबाडोस है। और गणतंत्र होने के बाद, रिपब्लिक होने के बाद पहले राष्ट्रपति बारबाडोस के कौन बने हैं? ये बहुत याद रखने की बात है। सैंड्रा मैशोन हैं इसके राष्ट्रपति। और रिहाना को नेशनल हीरो डिक्लेयर किया है बारबाडोस ने। और इस तरह से कंट्री अगर न्यूज़ में रहती है तो उसका कैपिटल भी बीपीएससी पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, ब्रिजटाउन। बारबाडोस का कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन। नेक्स्ट है, शिव शंकर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। तो शिव शंकर हाल ही में इनका निधन हो गया है। वो कौन थे? ये एक कोरियोग्राफर थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये साउथ इंडिया के काफ़ी जाने माने कोरियोग्राफर हैं, जिनको 2011 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ मोर देन ₹14,000 करोड़ हैव बीन साउंड। तो हाल ही में किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक
12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस राज्य ने ये साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 14,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए के, और वो भी 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स? ये है गुजरात। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, गुजरात। एक्चुअली में क्या है ना कि 2022 में एक समिट है, करीबन 9-10 जनवरी को ये समिट होने वाला है। उस समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात जो कि एक ग्लोबल समिट है, ठीक है, इसी का एक ये पार्ट है। ये इतना करोड़ रुपए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। और गुजरात में बन रहा है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो बताइए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है तेल अवीव, जो कि इज़राइल का कैपिटल है। अब आप कहोगे सर इज़राइल का कैपिटल बता रहे हो तेल अवीव को, जेरूसलम क्या हुआ? तो देखियो, एज ए इंडिया आज भी मानता है कि इज़राइल का जो कैपिटल है वो है तेल अवीव, ना कि जेरूसलम। तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि जो इज़राइल है वह उसके कैपिटल का पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो जेरूसलम है या फिर तेल अवीव है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। वैसे मैं बता दूं, ये जो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी का इंडेक्स जो निकाला गया है ना, इसको निकाला किसने है? ये एक्चुअली में इंडेक्स का भी नाम याद रखना है आपको। इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इसके तहत हमें ये मालूम चला कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर है रहने के लिए, वो है तेल अवीव, जो कि इज़राइल का सिटी है, ठीक है। यहीं पे हम बात करें इसको रिलीज़ किसने किया है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, आपको मालूम होगा काफ़ी सारे इंडेक्स से। और देखिए तेल अवीव ने दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ को बिल्कुल पछाड़ दिया है। सेकंड पोजीशन पे आपको मिलेगा पेरिस। जी हाँ, दो सिटीज़ आपको सेकंड स्थान पर मिलेगा, फ्रांस का पेरिस और फिर सिंगापुर। जी हाँ, ये 2 सिटीज़ जो हैं वो सेकंड स्थान पर, दोनों ही सेकंड स्थान पे हैं। अब आप पूछोगे सबसे महंगा शहर तो ठीक है हमने जान लिया, सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे सस्ता शहर है सीरिया का एक शहर है डमास्कस। ये सबसे सस्ता शहर है दुनिया का। नेक्स्ट है, एक्टर संजय दत्त हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? तो अभिनेता संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में जो अरुणाचल प्रदेश है वो 29 नवंबर को गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा था, 50th ईयर ऑफ अपने स्टेट का नामकरण का 50वां साल ये सेलिब्रेट कर रहा था। तो इसी के उपलक्ष्य पे संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट सवाल, विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक? तो किस भारतीय बैंक ने पुनर्नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो रिसाइकल किया हुआ पीवीसी प्लास्टिक का ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया है ताकि कार्बन को लो किया जाए, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है? ये है HSBC बैंक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पीवीसी जो है वो हो जाएगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड,
ठीक है, जो नॉर्मल जो प्लास्टिक का बनता है ऐसे कार्ड आप देखे होंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उस कार्ड का ना बनाकर ये रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक का ये कार्ड इसने बनाया है इस बैंक ने। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।